Right. Welcome, Sateesh. And Walaikum Assalam, and hello everyone and welcome to another episode of Lastic Connections. And Satish, thank you so much for accepting the invite again. मैं पता नहीं कब से ही चाह रहा था कि तुम आओ इस बार पाकिस्तान वापस तो हम ये लाजमी करें. खैर यार, विदाउट फर्दर अडू जस्ट वॉक अस थ्रू योर जर्नी. कैसी रही है? स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. ठीक है, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एनी टाइम मैम. और फिर स्टार्ट थोड़ी समरी से कर लेते हैं. तो आई थिंक फास्ट 2015 में ज्वाइन किया. फास्ट में आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली मुझे कॉन्फिडेंस वाइज. जिस तरह के लोग मुझे मिले उन्होंने बिल्कुल ही मेरा माइंडसेट चेंज किया. क्योंकि शिकारपुर से जब ट्रांजिशन किया कराची, तो काइंड ऑफ एक वो था कि यार कराची में अलग माहौल होगा, अलग कोई बहुत ही होशियार बच्चे मिलेंगे. लेकिन फिर यहाँ पे फास्ट में आके जिस तरह से लोग मिले, फिर समझ आया कि यार इन लोग में भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट है. और उससे मेरी अपनी कॉन्फिडेंस की ग्रोथ हुई. मेरा माइंडसेट चेंज हुआ. उसके बाद फिर फास्ट से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो गया मास्टर्स करने के लिए, विच इज़ लाइक अमंग टॉप 10 यूनिवर्सिटी यूएस. और फिर अब मैं सिलिकॉन वैली में हूँ एज अ रिसर्चर एट टिकटॉक. अमेजिंग. मुझे थोड़ा सा वो वाला पार्ट एलैबोरेट करो जर्नी का. लाइक फ्रॉम मतलब फास्ट से आने से पहले जो है तुम मतलब कैसी एकेडमिक्स चल रही थी, और अराउंड उसके बाद फास्ट में आके उसका क्या डिफरेंस था, एंड वो तुमने नेविगेट किस तरीके से किया? आई थिंक एकेडमिक्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना डिफरेंस था नहीं. मे बी क्योंकि इनिशियली एक फेज़ होता है ना, जब आप मेट्रिकुलेशन वगैरह में आप वो लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हो, उन चीज़ों में मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं. तो मैं इस तरह का स्टूडेंट था कि उर्दू में 40 मार्क्स होंगे, मैथ्स में 100 मार्क्स होंगे, इस तरह का स्टूडेंट था. तो वो चीज़ जब ऑब्वियसली जब फास्ट में आए तो टेक्निकल चीज़ें ही कर रहे थे, तो एकेडमिक्स तो मैं बोलूँगा इतना डिफरेंस नहीं था. लेकिन डिफरेंस ये था कि कहीं ना कहीं उस वक्त माइंडसेट ये रहता था कि यार मैं इस ऐसे माहौल में हूँ जहाँ पे लोग मेहनत नहीं करते, राइट. इंटीरियर वाले माहौल में ऐसा फील होता था कि यार यहाँ पे कोई भी होता तो वो कर लेता ये चीज़, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है. फिर जब मैं कराची आया तो ये फील होता था कि यार अब डिफरेंट सीन है, अब जो है डिफरेंट किस्म का कंपटीशन मिलेगा. लेकिन और ये भी होता था कि यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग हेयर. ठीक है, आप एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप लोगों को जानते नहीं हो, और लोग इनिशियली मेरे केस में ज़्यादा वेलकमिंग भी नहीं थे. मेरा फर्स्ट ईयर और इंटर का जो टाइम था, तो ट्रांजिशन जो आई वो मेरे ख्याल से वो उस सेंस में आई कि मुझे ज़्यादा वेलकमिंग लोग मिले. मुझे काइंड ऑफ फील हुआ कि आई बिलोंग हेयर. और उससे फिर मेरा कॉन्फिडेंस की भी ग्रोथ हुई कि, और मुझे फील हुआ कि यार नहीं, ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट बिलो एवरेज और समथिंग लाइक दैट. आई कैन compete and go beyond this. Definitely. I mean, you are not below average at all. मतलब below average की मतलब तुमने term use किया, but above average is not even those I mean a relevant term for you. You graduated with a bronze medal, right? From FAST. So that is definitely something you can't just understand like ये मैं कर सकता हूँ. अच्छा, तो FAST की जर्नी जो है उसमें उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो कि व्हाट वर द थिंग्स दैट तुमने फास्ट की जर्नी को काफ़ी क्रेडिट दिया, तो व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड यू व्हाट यू आर टुडे? अच्छा, तो फास्ट जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर साइंस का. प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहा था, और फास्ट में आने से पहले मिला था संजय से. ठीक है, तो संजय से बात होती थी. अब संजय का लेवल आपको पता है. अब he was the only reference point I had before coming into fast. तो मुझे याद है कि जब हम
समर्स थे, अगस्त से पहले थे, जो पीरियड होता है ना कि जब आपको कुछ काम नहीं है करने को, तो फिर मैंने स्टार्ट किया वो क्या बोलते हैं कोर्स, आई थिंक CS 101 करके कुछ कोर्स होता था ओके MIT का। MIT का ओपन कोर्सवेयर में जा हाँ हाँ, सही 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 नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। हम्म तो मैं वो करने लगा, तो मुझे मुझे पहले था कि यार मतलब मैं ये कर रहा हूँ ना तो मुझे काइंड ऑफ एक हेड स्टार्ट मिलेगा। फिर मैं संजय को मैसेज करता हूँ, संजय से पूछता हूँ कि ना तुम क्या कर रहे हो, तो ही इज़ लाइक हाँ कोडिंग तो मुझे आती है थोड़ी बहुत, आजकल मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मतलब यहाँ तो नहीं गलने वाली दाल। यार तो नहीं दैट इज संजय इन अ नटशेल। अभी भी खैर चला गया वो अपॉर्चुनिटी, शायद वो तो मिस हो गई उसके साथ पॉडकास्ट करने की, बट अगेन खैर सून इंशाल्लाह। तो खैर आगे और बताओ। हाँ ये हो गया फिर। हाँ, हम्म लेकिन फिर जब मैं ऑफ कोर्स जब फास्ट स्टार्ट हुई हम्म तो जो पहले 2 वीक्स थे ना वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था, क्योंकि लाइक समर्स के टाइम में मैंने वो ये CS 101 का कोर्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैं लेटेस्ट CV लेकर आ गया था और उससे भी मैंने चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर ली थी। ग्रेट यार। तो अब फर्स्ट 2 वीक्स में काइंड ऑफ मुझे कुछ करने को है नहीं, और इंसिडेंटली क्योंकि मैं संजय को जानता था तो मैं संजय के साथ बैठा हुआ हूँ, और उस बंदे का माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब मुझे याद है कि फर्स्ट वीक था तो हम डिस्कस कर रहे थे ना GPA, और फास्ट में आप जैसे ही आप पॉइंट में बैठते हो पहली चीज़ आपको बोली जाती है कि यार GPA तो तुम रहने ही दो, 0.5 से ज़्यादा आने वाली है नहीं, तो तुम स्किल बना लेना, GPA छोड़ देना। तो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं बोल रहा था, मैं उसको बोल रहा हूँ कि 3+ आ जाए तो अच्छी बात होगी, ये फर्स्ट वीक की बात है। तो वो बोलता है नहीं यार हम 4 लाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कहाँ से, मतलब यहाँ पे हम बात करें कि पास कैसे होंगे, ITC पास कैसे करेंगे, हम डिस्कस करें कि यार 50% लोग फेल होते हैं, और तुम बैठ के बोल रहे हो कि 4 GPA लानी है। और मज़े की बात यह है कि इवेंचुअली उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 GPA थी भी, लेकिन उसके चक्कर में फिर मेरी भी 3.86 आ गई। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अगर मतलब डेफिनेटली मेजोरिटी फास्ट में ये बोलती है जो तुमने बोला ना कि GPA तो छोड़ दो और थिंग, मैं मेजोरिटी हूँ तो उस हिसाब से वो उसी रेस में फिर रह जाते हैं कि हाँ ठीक है नहीं आ सकते। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि अगर आपको 4 GPA चाहिए तो पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि जब सब ये कह रहे हैं कि 2.5 या फिर पास हो जाओ बड़ी बात है, तो नहीं हम 4 लाएंगे और हाँ, उधर जा, वही बात है। एंड आई थिंक वही इन्फ्लुएंस मुझ पे बहुत ज़्यादा रहा। और सिर्फ संजय तो चलो एक गोल्ड मेडलिस्ट था हमारे बैच का, लेकिन उसके अलावा भी अगर तुम मेरा एक्सटेंडेड ग्रुप देख लो ना तो सारे ही बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं। और हर बंदा मतलब आप बोल सकते हो इंसिडेंटली जो फास्ट की टीम है उनमें से आधे बंदों को मैं काइंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में जानता था। ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इवन ग्रेजुएशन के बाद मेरे ही क्लोज सर्कल से लोग स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल हुए हैं। और इस वजह से मतलब मुझे लगता है कि उन लोग का जो कॉन्फिडेंस है ना वो कहीं ना कहीं मेरी तरफ आया है, एंड दैट हैज़ रियली शेप्ड मी इनटू व्हाट आई एम टुडे। No, I think that definitely translates to the people you surround yourself with in any industry or in any space for that matter is going to shape you in becoming what you are today. ठीक है। सो अगर हम पर्टिकुलरली तुम्हारी क्राफ्ट की बात करें टू इन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल AI रिसर्चर माशाल्लाह, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स थे ऐसे फास्ट की जर्नी में जिसने जहाँ पे तुमने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं यार दिस इज़ द थिंग फॉर मी और मुझे तो अभी करना। आई थिंक जो मेन चीज़ थी वो सेकेंड सेमेस्टर में थी। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते थे वो मैम सदफ इकबाल से। और आई थिंक एक होता है ना कुछ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स आपको इंस्पायर करते हैं। डेफिनेटली। तो मैम सदफ उन लोग में से थी जो इंस्पायर करती थी। तो उनसे पढ़ने में इतना हम लोग को मज़ा आने लग गया ना कि इवेंचुअली जब ये हुआ कि उन्होंने बहराम को पहले बुलाया था कि हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे। अब उस वक्त हमें तो पता ही नहीं न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, तो पहली बार गूगल किया कि भाई न्यूरल नेटवर्क्स क्या बना का नाम है। तो उस वक्त भी समझ कुछ नहीं थी, लेकिन था कि यार मैम सदफ पढ़ा रही हैं
तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा और इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग भी किसी तरह से ना उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए कि हम लोग को भी पढ़ना है। सही है। तो आई थिंक वो मेन जो चीज़ थी ना दैट ब्रॉट मी, अभी भी मैं न्यूरल नेटवर्क्स ही कर रहा हूँ बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। अमेजिंग यार। तो दैट वाज, आई थिंक दैट वाज बैक इन 2016, जैन 2016 जब तब हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट वहीं से हुआ था और फिर हम लोग आए रिसर्च की तरफ। पहला प्रोजेक्ट मैम सदफ के साथ ही था, और उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर ताहिर सईद के साथ काम करने लग गए बैक इन 2017। और आई थिंक उस दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हमने पेपर पब्लिश किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमने कोई आइडिया डेवलप किया और उसको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाया। डेफिनेटली। और वो उस चीज़ का मतलब थ्रिल अलग था कि एक चीज़ आपने आपने सोची कि यार ऐसे होता होगा, फिर आपने जाके इम्प्लीमेंट की और आपने एक्चुअली वो शो किया। डेफिनेटली टू ये- मटेरियलाइज समथिंग इज हाँ हाँ। और फिर आप डिफरेंट डोमेन्स में उस चीज़ को आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप उसकी इफेक्टिवनेस देख पाए और फिर इवेंचुअली आपने उसको पब्लिश किया। तो दैट वो फीलिंग आई थिंक वहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी कि यार रिसर्च क्या चीज़ होती है और रिसर्च करने का मज़ा क्या है। जो हम बोलते हैं ना कि यार एक कूल सी चीज़ मैंने सोची और वो एक्चुअली मैं प्रूव कर पाया, वो चीज़ वो फीलिंग उस वक्त आई। एंड आई थिंक उसी वक्त 2018 में ही ये फील आ गई थी कि यार इसी पाथवे को करियर बनाना है, क्योंकि कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ तो फोकस रहा नहीं। इनिशियली शुरुआत से ही ये माइंडसेट ज़रूर था कि कुछ ऐसा करना है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो। और आई थिंक रिसर्च ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका सोचने का काम ज़्यादा है। डेफिनेटली। तो इसी वजह से फिर वो मतलब आप इंजॉय भी करते हो। सो तो तुमने बोला 2015 में तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, 2016 में यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड बेसिकली एआई, और 2017 में यू हैड योर नेम ऑन अ पब्लिश रिसर्च पेपर, एंड तो दैट वुड बी आवर थर्ड ईयर। 2018 बेसिकली या होते 2017 में एक पेपर था विच वाज जो कि 2017 में वाज द फर्स्ट पेपर विच वाज विथ मैम सदफ, एंड देन 2018 हाउ मेनी पेपर्स वर देयर? सो बेसिकली 2 पेपर्स थे, ठीक है। 2017 में था और एक दूसरा 2018 में यूनिवर्सिटी की जर्नी के अंदर यूनिवर्सिटी की जर्नी। 2 रिसर्च पेपर्स हम लोग पब्लिश कर चुके थे। यू रियलाइज हाउ आउटलाइंग दैट इज? मैं बोलूँगा कि हमारे मतलब पाकिस्तान में इट इज़ आउटलाइन, लेकिन ऑब्वियसली और कहाँ बैठे हम। बट आई थिंक ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। मोस्ट सर्टेनली। चलो अब भी दैट इज अ ग्रेट सेगवे। ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। कैसे होगी? ये चीज़ चेंज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहली चीज़ तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अब बाहर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, प्रोफेसर्स अगर 2 सेमेस्टर्स हैं या चलो 3 क्वार्टर बेस्ड सिस्टम था हम लोग का, तो 3 क्वार्टर हैं, उनमें से 2 क्वार्टर्स प्रोफेसर पढ़ाएंगे, 1 क्वार्टर पढ़ाएंगे ही नहीं। वो 1 क्वार्टर दे आर फोकसिंग ऑन रिसर्च। ओके। और बाकी जो 2 क्वार्टर्स अगर पढ़ाएंगे भी तो दे विल टीच वन क्लास। ठीक है। तो अब नेचुरली फिर प्रोफेसर का जब इतना टाइम बचता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी रिसर्च की तरफ फोकस करेगा। एंड आई थिंक वो चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कि प्रोफेसर्स पढ़ाने में ही बिजी हैं। अगर एक प्रोफेसर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा तो फिर व्हेन विल ही गेट द टाइम टू डू हिज रिसर्च। तो वो एक चीज़ है जो चेंज होनी है। और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो भी चेंज होना है। लेकिन आई थिंक द कोर पार्ट इज़ कि मेंटोरशिप नहीं मिलती हम लोग को। जिस तरह की मेंटोरशिप मुझे मिली, आई थिंक अगर वो 10 स्टूडेंट्स को मिलेगी तो उसमें से 7 शायद वहीं उसी तरह का रिसर्च कैलिबर बिल्ड कर पाएंगे जो मैं कर पाया। ऑलराइट। सो और पर तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइक जो स्टूडेंट का इकोसिस्टम है इन एनी कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी, जब भी कोई स्टूडेंट इनरोल होता है उसके बाद से मतलब उसको इतना पता भी नहीं होता अबाउट ये कि
रिसर्च का एलिमेंट किस तरीके का है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू स्टडी, व्हाट यू नॉट जस्ट इन एनी कंप्यूटर साइंस डोमेन बेसिकली, क्योंकि रिसर्च सब में ही रेलिवेंट तो है। तो उसके उस इन्फ्लुएंस को लाने के लिए तुम क्या सजेस्ट करते हो? इन्फ्लुएंस इन द सेंस ऑफ कि दे नो अंडरस्टैंड क्योंकि दिस ये भी एक जगह एग्जिस्ट करती है विच इज़ क्वाइट क्रेडिबल। आई थिंक उसके लिए अगेन फिर मेंटोरशिप ही आती है ना। अगर बात करें कि हम लोग को कैसे पता चला मशीन लर्निंग का, तो हम लोग को भी तो एक प्रोफेसर ने बताया था ना कि यार ये एक चीज़ है करने की, ये करो। अभी तो चले इतना बड़ा हाइप बन गया है कि हर बंदे को मशीन लर्निंग करनी है, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि जैसे मैं बता रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क। तो डेफिनेटली जब तो जो तुम लोग ने जब स्टार्ट किया था और अभी का टाइम, इट्स लाइक द मेजर डिफरेंस कि अब सबने एटलीस्ट सुना हुआ है। हाँ, कि क्या है अब सबको एमएल करनी है, उनको Exactly. पता नहीं होगा एमएल क्या होती है, लेकिन उनको करनी ज़रूर है। हाँ, तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि अभी भी ऐसे डोमेन्स हैं जिन पे लोग काम नहीं कर रहे, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि ठीक है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। हाँ ये और भी फील्ड्स हैं। अभी रोबोटिक्स इज समथिंग जिस पे लोग अभी आने लगे हैं। 2 साल पहले तक जनरेटिव एआई में कोई नहीं था। एग्जैक्टली। अब बहुत बड़ा बूस्ट आ गया। अब तो अब हर बंदे को जनरेटिव एआई करनी है। तो अगर आज से 2 साल पहले कोई प्रोफेसर स्टूडेंट को पकड़ के यहाँ पे बोलता कि भाई तुम जनरेटिव एआई में काम कर रहे हो, तो शायद उसका करियर ट्रेजेक्ट्री कुछ डिफरेंट होगा। तो और अभी भी ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा काम है, जो कि इतने लोग नहीं हैं उस फील्ड में। तो लोगों को नॉलेज देने के लिए भी, लोगों को बताने के लिए कि यार ये यहाँ पे तुम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, मेरे ख्याल से लाइक ट्रेंड को फॉलो करने से बेहतर है कि आप ऐसा स्पेस चूज़ करें जहाँ पे लोग नहीं हैं, जहाँ पे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी लास्ट कन्वर्सेशन अदा भाई से हो रही थी। ही इज आल्सो लाइक एन अमेजिंग सीरियल रिसर्चर। तो वो भी, उन्होंने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड यू नो द यूटिलाइजेशन ऑफ डीएनए एज अ स्टोरेज डिवाइस, और अलॉन्ग दीज लाइन्स उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा वो दिया था कि यार दिस इज़ एन अमेजिंग स्पेस। तो वो मेरा भी दिमाग थोड़ा खुला था कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग दैट कैन डेफिनेटली बिकम समथिंग एल्स। तो यार अगर हम इस जगह बात करें कि यार चलो वी अंडरस्टैंड के देयर इज मे बी सम लेवल ऑफ प्रिविलेज इन्वॉल्व कि यार तुम लोगों को सदफ इकबाल मिल गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि तुम लोगों को मैम सदफ इकबाल नहीं मिलती, ठीक है, बट वो मिल गई तो उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इन अदर यूनिवर्सिटीज़ और इन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम ये अजम्पशन ले लें कि वहाँ पे टीचर्स इन अ स्पेस ऑफ मेंटरिंग एक्ट नहीं कर रहे, और वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो इस जगह उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं चला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटरशिप। वो एटलीस्ट एज अ फर्स्ट स्टेप क्या चीज़ें कर सकते हैं, इवन जस्ट टू एक्सप्लोर, जस्ट टू ट्राई, ताकि वो उनको एटलीस्ट ये तो मिले ना, ताकि मल्टीपल एवेन्यूज़ क्या हैं जहाँ वो जा सकते हैं। हाँ, आई थिंक लाइक जब आप अपने फ्रेशमैन ईयर में होते हो, सोफोमोर ईयर में होते हो, तो आपको ब्रेथ की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिफरेंट चीज़ें देखोगे उतना आपको समझ आएगा यार कौन सी चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक वो गलती हम लोग ने भी अपने करियर में की कि अर्ली ऑन हमने ब्रेथ ज़्यादा कवर नहीं की। तो ब्रेथ कवर करने के लिए आई थिंक अभी तो आप सिंपली कोर्सेरा वगैरह पे जा सकते हो, आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो, आप उन डिफरेंट फील्ड्स के बारे में ज़्यादा उनकी रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो। आई थिंक दोनों चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि आप अपना बेसिक नॉलेज लो, डिफरेंट कोर्सेज करके आप ब्लॉकचेन पे कोर्स कर लो, आप एआई पे कोर्स कर लो, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे कोर्स कर लो, आप प्रोबेबिलिटी पे कोर्स कर लो। ये सारी चीज़ें आप करके आप एक ब्रेथ वाइज आप ले आओ। सिमिलरली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे भी कोर्सेज कर लो। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी ब्रेथ ले आओ, और फिर कोई एक फील्ड आप उठाओ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर आप उसकी डेप्थ्स में जाओ। और आप डेप्थ्स में किस तरह से जाओगे, आप उसकी रिसर्च कम्युनिटी को देखोगे, आप पेपर्स पढ़ोगे। आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ आप डिफरेंट कोर्सेज करके अपने आप को ये एक्सपर्ट ना समझने लग जाओ। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं उसमें,
एक तो ये होता है कि आप रिसर्च कम्युनिटी को फॉलो कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, आपको उनके पेपर समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और दूसरा ये होता है कि आप कुछ उससे बिल्ड कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। Exactly. क्योंकि जब तक आपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं किया, जब तक आपने चीज़ें आइसोलेशन में पढ़ी हैं, तो आपको सिर्फ पता है कि यार ये एक चीज़ है, आपको सिर्फ एक वर्ड याद है, क्योंकि वर्ड के बाद अलावा शायद 2-3 साल बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा जब तक आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके उसको चला के देखो। जैसे सर सैयद यूसुफ एक बात करते थे कि तुमने एक कोड पढ़ा है तो तुमने कोड पढ़ा है, लेकिन तुमने जब उसको स्क्रैच से बिल्ड किया है ना, अब वो तुम्हारा कोड है, Yes. अब तुम्हारे पास कंट्रोल है उसका। तो आई थिंक दोनों चीज़ें करना इम्पोर्टेंट। Important है to get at least the know how better कि किसी नहीं करते हैं। अभी तुमने जितनी भी चीज़ें बोली हैं, they sound like a lot of work, but it actually isn't. क्योंकि अगर if I look back and see the early days of my time at fast, मैं तो बहुत अच्छी मिसाल हूँ टाइम वेस्ट करने की। तो उससे ये तो एटलीस्ट पता चलता है कि नहीं यार, ये सब करने का टाइम तो होता है आपके पास इन अर्ली डेज में। जो तुमने बात बोली ना कि यार आप एटलीस्ट ब्रेथ कवर करने की कोशिश करो जितनी भी ज़्यादा कर सकते हो, सो एटलीस्ट वो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ कोई ना कोई डोमेन इस तरह से हिट करता है जिसमें आपको लगता है नहीं यार मैं यहाँ पे इंटेंसिकली ना कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा ज़िंदगी या वही इस तरह ट्रेजेक्टरी इस तरह की रही होती है कि फिर इफ़ ईदर समथिंग मोर फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन, समथिंग मोर फोकस्ड ऑन ईदर क्रिएटिव आउटपुट और समथिंग लाइक दैट, तो वो पता चल ही जाता है थोड़ा सा फोकस करने के बाद या थोड़ा सा ब्रेथ कवर करने के बाद कि अच्छा अब इधर आने के बाद जो है ना मुझे इंट्रिंसिकली चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि मैं जो है ना थोड़ी सी डेप्थ कवर करना स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी ये जो है किस तरीके से होता है। तो यार दिस इज़ एन अमेजिंग पॉइंट कि यहाँ पे कि यू रिसर्च एंड स्टार्ट कवरिंग ब्रेथ एंड देन एक्सप्लोर एंड सी कितना होता है। और तुमने उसके साथ ये बात भी बोली कि सिर्फ कोर्स करके रुकने की ज़रूरत नहीं है, डू समथिंग प्रैक्टिकल अबाउट इट एंड सी हाउ यू आर गोइंग अलॉन्ग विद इट। और आई थिंक दोनों एलिमेंट्स ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं पहले बोलता था कि यार जैसे हम लोग हैं, हम लोग डेप्थ्स में बहुत ज़्यादा कवर की, ब्रेथ शायद उतनी कवर नहीं की। चाहिए फिर जब मैंने कुछ जूनियर्स को देखा ना, कुछ जूनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेथ पूरी कवर कर ली हुई है, मतलब दे विल नो अबाउट एवरीथिंग, यू टॉक टू देम अबाउट एनीथिंग दे विल नो, बट फिर एक्चुअली उनसे पूछने जाओ ना कि यार तुमने इस फील्ड में क्या किया, क्या प्रोजेक्ट्स किए, तो दे डोंट हैव एनीथिंग। तो आई थिंक दोनों में ट्रेड ऑफ है और दोनों को साथ साथ करना चाहिए आपको। आपके पास आई थिंक लाइक टुवर्ड्स योर थर्ड ईयर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, यू शुड हैव दैट वन फील्ड कि यार इसमें मैं अपने बैच के टॉप 1% में हूँ, इसमें जितना मुझे आता है ना उतना और किसी को नहीं आता। दैट यू शुड एम टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन। डेफिनेटली। और तुम अब जो है अब कन्वर्सेशन थोड़ा सा उस तरफ ले जाते हैं कि ओके ये चीज़ें इस जगह से स्टार्ट कर दी एंड नाउ यू हैव द ले ऑफ द लैंड एंड नाउ यू सिलेक्टेड वन थिंग कि हाँ यार ये मुझे करनी है, और यू नाउ थ्रू योर जर्नी इन द यूनिवर्सिटी यू आर ग्रेजुअली गेटिंग बेटर एंड बेटर एट इट। सही है। अब आ गया है टाइम, अब यूनिवर्सिटी ख़त्म होने का टाइम आ गया और अब हायरिंग का टाइम शुरू हो गया। डू यू वॉन्ट देम टू डू एनीथिंग डिफरेंट और इफ़ एनीथिंग मोर, तो वो क्या होगी, न्यू हाउ टू अप्रोच जॉब हंटिंग? और अपने डोमेन में रहते ही बता दो सो दैट यू कैन बी वी कैन गेट बेटर वैल्यू फ्रॉम इट कि अब एआई की फील्ड में यू हैव बीन रिसर्चिंग एंड यू हैव बीन एन एआई प्रैक्टिशनर, तो अब जो है जॉब हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या सीन है इसका? आई थिंक जॉब हंटिंग से पहले मे बी हम लोग रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई नॉट? कि क्योंकि आई थिंक रिसर्च का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि एक्चुअली इस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है। Sure. तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। फॉर श्योर। तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट टुवर्ड्स रिसर्च इज़ कि नॉर्मली आप उसको ऐसे देखते हो आप रिसर्च को कि यार कुछ नया करना है, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करना है, मैं जो है दुनिया बदल दूँगा। लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। रिसर्च इज़ नॉट अबाउट changing the world in one shot. Research is about changing the world by doing by building on one thing on top of another again and again. जब आप चीज़ों पे के ऊपर बिल्ड करते जाते हो फिर आप एक जगह पे पहुंचते हो। जैसे चैट जीपीटी है, it's a marvel, right? It has changed the world. लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं है किसी एक बंदे ने उठ के सोचा कि यार
आज मैं चैट जीपीटी बनाऊंगा और उसने दुनिया चेंज की। उसके पीछे पूरा एक डोमेन है, पूरा एक रिसर्च है दैट गोज ओवर 100 years, राइट? तो इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग कि कोई भी चीज़ जब आप डेवलप करते हो तो 95% ऑफ इट इज़ ऑलरेडी डन, यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट एक्स्ट्रा 5%. Extra 5%, definitely. Especially in research. Research is not about building things in isolation that are completely, outside this world. तो पहली चीज़ तो आप किसी भी डोमेन में रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए उस डोमेन, आपने उस डोमेन में पेपर्स पढ़े हुए होने चाहिए. तो यू डोंट स्टार्ट बाय जस्ट राइटिंग रैंडम थिंग्स ऑन योर ओन, यू स्टार्ट बाय रीडिंग पेपर्स. और इट्स नॉट जस्ट लाइक ऑनलाइन कोर्सेज आपने कर लिए, ब्रेथ एलिमेंट आएगा, आपका डेप्थ एलिमेंट विदाउट रीडिंग कभी नहीं आ सकता. No, certainly. क्योंकि जब तक आप कंटेंट देख रहे हो ना, आप दूसरे की नॉलेज सुन रहे हो, आपने कुछ नया मतलब सोचा ही नहीं, कुछ खुद से इंडिपेंडेंटली सोचा ही नहीं. लेकिन जब आप when you're reading and when you try to spend time understanding things on your own, तो वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो पहली चीज़ तो ये होगी कि रीड अबाउट द रिसर्च दैट इज़ हैपनिंग इन योर फील्ड, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है. एंड मे बी आई थिंक आई एम मोर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल रिसर्च. तो पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि देन यू नीड टू पिक अ प्रॉब्लम. आपको और प्रॉब्लम पिक आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि आपने रीसेंट पेपर्स उठाए, 5-6 पेपर्स उठाए आपने, और आपने रियलाइज़ किया कि ये जो पेपर है ये चीज़ तो करता है, एक चीज़ तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन दूसरी चीज़ों पे ये लैकिंग है. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं दूं तो मैं अभी MCSD में जो काम कर रहा था, सो देयर वाज दिस पेपर जो कि रिवॉर्ड लर्न करता था इमेजेस से, वीडियोस से. Okay. ठीक है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यू बेसिकली यूज़ अ रिवॉर्ड फंक्शन, राइट, टू ट्रेन योर एजेंट. तो वो रिवॉर्ड लर्न करते थे वीडियोस से, और वो यूज़ करते थे वो वाला रिवॉर्ड अपना जो है रोबोट इन्वायरमेंट में. अब इसमें प्रॉब्लम ये थी जो मैंने रियलाइज़ की कि यार जो आपकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी वो डिफरेंट स्पेस में होंगी, उनका विजुअली वो डिफरेंट होंगी. और जब आपकी रोबोटिक इन्वायरमेंट है वो तो कुछ भी हो सकती है, उसका तो कोई प्रेमिस नहीं है. और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं ना, उनमें वो जो विजुअल फीचर्स हैं वो सेम रखते थे. मतलब जैसे आपकी ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें भी आपके पास रेड बॉल है, ह्यूमन लेके जा रहा है. Okay. सिमिलरली रोबोटिक इन्वायरमेंट भी वही चीज़ है. तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो जब मैं चेंज कर लूँगा, मैं रेड की जगह कोई और कलर ले आऊँगा, ये फेल कर जाएगा. Feel good, definitely. ठीक है, तो उस वक्त मैंने पकड़ लिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, और फिर मैंने उस पर रिसर्च की कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं. एंड व्हेन आई सॉल्व्ड इट, तो ऐसा था कि जो बेसलाइंस थी वो कोई 30% सक्सेस रेट अचीव करती थी, मैं 80% करता था. Amazing. क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम पकड़ा और उस प्रॉब्लम में जाके उसको सॉल्व किया, और अब मैं बेसलाइन से कंपेयर कर रहा हूँ. तो दैट इज़ दैट इज़ लाइक द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्पेस जहाँ पे योर मेथड कैन शाइन. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इट्स जो मैंने बात बोली ना, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, इट्स अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. तो इस तरह से इफ़ यू पिक अ प्रॉब्लम देन यू विल बी इन अ स्पेस वेयर यू कैन एक्चुअली क्रिएट an environment where your proposed method shines. अब ये तो हो गया कि आपको प्रॉब्लम पिक करना है. उसके बाद आपको सोल्यूशन सोचनी है, लेकिन सोल्यूशन सोचने से पहले आपको प्रॉब्लम को वेरीफाई भी करना है. तो अगेन मैंने भी ये किया कि मैंने वो मेथड उठाया, उसको डिफरेंट विजुअल सेटिंग्स पे चला के देखा, वो फेल कर गया. नाउ आई वाज श्योर कि भाई मैंने सही प्रॉब्लम पकड़ी है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली है. ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो फेज़ है, फिर इट इज़ अबाउट ठीक है आप क्या सल्यूशन बन सकती है. और अगेन सल्यूशन के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से चीज़ें इन्वेंट करो. आप रिलेटेड पेपर्स पढ़ सकते हो, आप डिफरेंट आप सोच सकते हो कि यार कौन सी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हो सकती है.
हाँ ठीक है, और ऑलवेज लुक फॉर द सिंपलेस्ट सोल्यूशन। सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता जनरली। हम लोग बोलते हैं कि ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, लेकिन आई थिंक उसमें एक रिसर्चर है ब्लैक माइकल, वो बोलते हैं कि नॉवेल्टी जो है ना, कॉन्सेप्ट वो लोग समझ नहीं पाते। नॉवेल्टी का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ की जो बहुत मुश्किल है। नॉवेल्टी का मतलब ये है कि आपने ऐसी कोई चीज़ की जो किसी और ने अब तक नहीं सोची थी, ठीक है। अब सोल्यूशन कैन बी वेरी सिंपल, लेकिन इट्स अबाउट वेदर किसी और ने ये सोल्यूशन सोची थी या नहीं सोची थी, or whether it doesn't. हाँ, एंड वेदर इट इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Exactly. तो पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि सिंपल चीज़ें आप जल्दी एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जल्दी फेल करोगे, आप उनसे सीखोगे। एंड दैट ब्रिंग्स टू द अदर पॉइंट इज़ always try to find self-contained experiments, small experiments that give you a metric कि भाई whether you are successful or not, ताकि आपका जो iteration time हो ना वो कम हो। आप experiments ऐसा ना हो कि आपने एक चीज़ सोची और आप 2 महीने बैठ के उसको वेरीफाई कर रहे हो। ऑलवेज आपके पास एक क्या बोलते हैं, टॉय प्रॉब्लम्स होनी चाहिए जो आप सॉल्व करने की तरफ जाए। और जैसे ही आपको मतलब इमीडिएट फीडबैक मिलता रहे कि यार टॉय प्रॉब्लम पे चला कि नहीं चला। What is the toy problem? टॉय प्रॉब्लम इज़ बेसिकली आप एक काइंड ऑफ छोटी सी प्रॉब्लम ले लो जिस पे आप इजीली आइट्रेट कर पाओ। जैसे मैं ये करता था मेरे केस में, क्योंकि मुझे रिवॉर्ड फंक्शन लर्न करना था ना, तो इंस्टेड के मैं बैठ के अपना ट्रेन मॉडल उठा के पूरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग की पाइपलाइन चलाऊं, मैं ये करता था कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशंस उठाई हुई थी, ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशंस उठाई हुई थी, उनको मैं उन पे रिवॉर्ड अपना चला लेता था। कुछ मैंने मतलब टेस्ट सेट के लिए रखी हुई थी, उन पे मैं चला लेता था टू सी के वेदर माई मेथड इज़ वर्किंग और नॉट। और फिर मैंने एट वन पॉइंट मैंने ये भी किया था कि मैं उन डेमोन्स्ट्रेशंस को उठा के उनमें रैंडम चेंजेस करता था, सही है, टू सी के भाई अगर मैं आउट ऑफ डोमेन गया तो हाउ इज़ द मेथड बिहेविंग। तो इन दिस सेंस जो मेरा एक्सपेरिमेंट 2 दिन का बन रहा था, अगर मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग चलाता वो मैंने 5 मिनट का कर दिया था। मैं उसको रन करता था, मुझे पता चल जाता था कि यार वेदर दिस इज़ वर्किंग आउट और नॉट। और ऐसे करके मैंने कोई 50 ऑड एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे विद इन व्हाट 3 days 4 days। So you broke it down into smaller immediately workable problems और वो उस पे तुम एक्सपेरिमेंट चला। या एग्जैक्टली बेसिकली अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो और आपको 10 दिन लग रहे हैं या इवन 2 दिन लग रहे हैं रिजल्ट आने में, तो मे बी यू नीड टू फाइंड अ सिंपलर प्रॉब्लम, बिकॉज ये स्केलेबल नहीं है। आपको हमेशा रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे एट एन अर्ली स्टेज, तो आपको ऐसी पाइपलाइन चाहिए कि आप 2 घंटे में 3 घंटे में आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके पास फीडबैक आ रहा है, एंड देन यू कंटिन्यू फ्रॉम देयर, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग कि आप बोल रहे हो कि मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अब एक्सपेरिमेंट चलेगा तो पता चलेगा। जैसे ये एक मेरा कॉलीग था, वो बोलता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट चलने में 6 दिन लगेंगे। अब 6 दिन मेरे पास कुछ करने को है नहीं, तो अब दैट यू कैन नॉट डू रिसर्च लाइक दैट, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और हर एक्सपेरिमेंट अगर 6 दिन का हो गया, 600 दिन चले गए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट ऑफ एस्टिमेट कि, स्पेशली आई थिंक डीप लर्निंग के लिए काफ़ी वैलिड चीज़ है ये कि एस्टिमेट करो आप कि कितने टाइम में आपका वर्केबल सोल्यूशन आपको फीडबैक मिलेगा, एंड इफ दैट फीडबैक इज टेकिंग टू लॉन्ग देन यू नीड टू फिगर आउट अनदर वे ऑफ गेटिंग फीडबैक ऑन योर सोल्यूशन। मेक सेंस, सही है। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक और चीज़ ये है, इट्स नॉट लाइक ऑर्डर नहीं है मेरे पास, लेकिन एक और चीज़ ये है कि अपने फेलियर से नहीं भागे। आई थिंक अर्ली जो हमारा फर्स्ट पेपर था उसमें हमारे साथ ये हुआ था कि हमने अपना मेथड ट्राई किया, 2-3 जगहों पे चल गया, चौथी जगह पे जब हम करने गए नहीं चला, तो अब हम डिनाइल में काइंड ऑफ, यार हमारा मेथड तो अच्छा है, नहीं चल एक जगह ही फेल हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने काइंड ऑफ वही किया कि यार एक जगह फेल हुआ है, छोड़ो। बट उस केस में आपको करना ये चाहिए कि
आपको देखना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं चल रहा. यू नीड टू इन्वेस्टिगेट कि व्हाट आर द रीजंस, कौन सी चीज़ आपने मिस आउट की. क्योंकि ऑफकोर्स जब आपने सोल्यूशन डिज़ाइन की थी तो आपने तो आई एम अस्यूमिंग आपने एक जनरल सोल्यूशन डिज़ाइन किया जो हर जगह पे चलनी हर चाहिए. जगह चलनी चाहिए. एग्जैक्टली. अगर किसी एक केस में नहीं चल रहा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं चल रहा. फिर उससे क्या होगा, या तो आपके पास उस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, यू एडमिटेड, यू एडेड इन योर पेपर. इट्स ऑल्सो यूजफुल ना कि यार एग्जैक्टली. इस जगह पे हमारा मेथड नहीं चलता और इस रीज़न से नहीं चलता. दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू द रिसर्च कम्युनिटी. बट दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यू रियलाइज अनदर प्रॉब्लम मे बी विथ योर ऑन मेथड and then you go on to solve that and that gives you another paper. Yeah, but you can still publish that paper. That is up to with you the- whether okay. you want to Okay. whether you want to just have one solid paper or whether you just want to break it down into two papers. Okay. It also depends on how much time that solution is taking, right? But Yeah, definitely. if it's like a 2 days fix, then maybe it's not a paper, right? Then you can add it into your current paper. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि this is a completely different problem. research direction, Okay. Yeah. तो फिर आप उसको एक अलग पेपर की तरह लेके जा सकते हो. और रिसर्च लैब्स हमेशा ऐसे ही वर्क करती हैं कि आप कोई एक डोमेन उठाते हो, आप उस पर पब्लिश करते हो. एक डोमेन में 2-3 पेपर्स आपके आ गए. अब उन्हीं 2-3 पेपर्स में कुछ इश्यूज आपने डिस्कवर किए होंगे while you are working on it, and then you solve it and that gives you 4 more papers and suddenly you are the only one that knows about this field. और फिर That's an amazing point. and that is how research labs basically work कि आप Okay. मोमेंटम बनाते हो. इनिशियल पेपर्स मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आपने कोई एक सॉलिड वर्क आपका आ गया ना, फिर आप उसको चयन करते रहते हो कि आपने अपने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि इसमें ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये फिक्स कर दो, पेपर आ गया. एंड देन यू आर ऑल्सो बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज गोइंग टू बी यूअर्स, राइट? यू विल बी नोन फॉर दैट बिकॉज जितनी नॉलेज उस ग्रुप के अंदर है उतनी किसी और के पास है ही नहीं. Okay. That is how research labs basically become productive. So that solid work becomes like a Foundational. like a foundational big tree that keeps on giving then to the Yeah, lab itself. Exactly, Yeah. exactly. Okay, तो ये सही है. From like जब तुम बता भी रहे तो realize कि यार this must involve like you definitely said कि reading important है. But I think ये कोई हल्के में नहीं ले सकता कि कितनी ज़्यादा रीडिंग इन्वॉल्व होती होगी इसमें. Because when you are reading about a domain, even to find a problem, then you have found a problem, then you are reading again, to see possible solutions. Or if a solution already exists, then then you are reading about the solutions to then converge into one solution which you are going to implement and see the results about. So that must involve like, can you say that reading is the major part of research? नहीं, देखिए होता ये है कि जब आप किसी डोमेन में स्टार्ट करते हो ना, यू हैव टू रीड अ लॉट. Okay. ठीक है. अब लेकिन जब आप स्पेस में घुस गए, आपने 20-30 पेपर पढ़ लिए, फिर कोई एक पेपर पढ़ना आपके लिए 5 मिनट का भी काम भी नहीं है. Yeah. क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है. आप उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं देखोगे, आप जाके देखोगे भाई उसने एग्जैक्टली किया क्या. Exactly. तो अब जैसे मेरे प्रोफेसर हैं शालोंग, वो रोबोटिक्स में भी इन्वॉल्व है, वो कंप्यूटर विजन में भी इन्वॉल्व है, वो 3D विजन में भी इन्वॉल्व है. Great. और वो मतलब उनको टाइम नहीं लगता. वो दिन में मेरे ख्याल से 40-50 पेपर्स पढ़ लेते होंगे while he's doing like 9 hours of meetings, बिकॉज उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है. उनको 5 मिनट भी नहीं लगते पेपर से गुजरने में. तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस. आपका स्केल होता रहता है. और स्पेशली जब आप किसी एक डोमेन में लग के काम करते हो, फिर यू विल बी द पर्सन हु नोज द मोस्ट अबाउट दिस फील्ड. किसी और को पता ही नहीं होगा. तो ऑफ कोर्स आपके लिए कोई भी नया पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद फिर स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रीडिंग का एफर्ट कम होता जाता है. और होता भी यही है कि PhDs में जब आप PhD करने जाते हो तो आपके 2 साल यू आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल. तीसरे साल में आप थोड़े प्रोडक्टिव होते हो, और फिर 4th और 5th ईयर जो PhDs होते हैं ना, वो मतलब साल में US में तो 3-4 पेपर्स भी निकाल लेते हैं. जैसे मेरे एक मेंटोर हैं वहाँ पे, वो मुझे बोलते हैं कि मैंने 2 महीने एक चीज़ पे काम किया, वो नहीं चली, ठीक है. उसके बाद मेरे पास 2 हफ्ते थे इंटर्नशिप में,
मैंने 2 हफ्ते में एक चीज़ ट्राई की और पेपर लिख के सबमिट कर दी। ग्रेट। मतलब उनका वो लेवल हो चुका है इस पॉइंट पे कि वो 2 हफ्ते में एक रिसर्च पेपर एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ साथ पेपर लिख के उन्होंने सबमिट भी कर दिया। तो आई थिंक वो टाइम की बात होती है। तो जैसे तुमने ये पूरा प्रोसेस बताया, उसमें उसके बाद ओके, आफ्टर फाइंडिंग लेट्स से यू फाउंड अ क्रेडिबल सॉल्यूशन एंड यू वर्कड अपॉन इट, नाउ यू हैव द रिजल्ट, नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइटिंग योर ओन रिसर्च पेपर। नहीं, आप हाँ। एक फेज आप भूल गए। हाँ, कौन सा? Which is मैं तो भूल कि- सकता हूँ ना। हाँ, आप तो भूल सकते हैं। इशू इसके सब भूल जाते हैं। ओह जब ओके। जब मतलब मैंने भी स्टार्ट की थी रिसर्च, तो मुझे भी था कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, ये कब करना था रिसर्च में। और वो दैट इज़ बेसिकली यू हैव टू काइंड ऑफ मेक योर मेथड बुलेट प्रूफ बाय योर एक्सपेरिमेंट्स। ओके यू हैव टू डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव कि भाई जो चीज़ आपने क्लेम की ना कि मेरा सोल्यूशन करती है, वो आप शो करो। ओके वो आप हर एलिमेंट उसका कवर करोगे। कोई कल को उठ के ये ना बोले कि यार ये तो तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, इससे पता चलता। तो दैट इज़ सो इसमें दोनों चीज़ें। एक चीज़ तो ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने हैं जो आपके मेथड को एक्चुअली सुपीरियर दिखाएं। तो मैंने बात की ना कि बाकी मेथड्स 30% पे थे, मेरा मेथड 80% पे था। दैट इज़ बिकॉज मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया कि मुझे पता था कि यार दिस इज़ द सेटिंग वेयर माई मेथड शाइन्स एंड बाकी लोग का नहीं करता परफॉर्म। और इसी से ही इस्टेब्लिश होता है कि आपका पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। यू हैव टू काइंड ऑफ गिव a solid message to the community कि भाई this is the problem that I have solved and you can see how I have solved it ओके and you can see the results that I'm producing. तो I think research में आपका 70% time is invested on designing these experiments ओके and then following up with these experiments, actually doing those experiments and actually making sure that you have covered all the bases with your proposed approach. बिकॉज अप्रोच तो आप शायद 2 दिन सोचोगे, 3 दिन सोचोगे, आप डिज़ाइन कर लोगे और उसको जैसे मैंने बोला, इफ़ यू हैव द राइट सेटअप तो आपके पास एक टॉय प्रॉब्लम होगा जिसको आप इजीली वैलिडेट भी कर पाओगे। बट उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट काम। वो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि एक्चुअली प्रूफ करना कि जो आपका सोल्यूशन है वो यूज़फुल भी है या नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता भी है या नहीं करता जो आप लेके निकले थे। So when you talk about like bulletproofing your solution or your method, is it quantifiable? Like ये कि मुझे मतलब मैं ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, अगर तुम किसी एग्जाम्पल से समझा सको कि लाइक कि मैं कितने ही कॉर्नर केसेस कवर कर सकता हूँ इसमें, कि वो पता चल जाता है या उसमें हमेशा कोई ना कोई गुंजाइश रहती है, लाइक व्हाट द डील विद दैट? बात कॉर्नर केसेस की नहीं है। एक चीज़ तो ये है कि अगर कोई कॉर्नर केस है ना, जैसे मैंने बात की कि कोई चीज़ आपके मेथड से नहीं हो रही, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है भाई, ये चीज़ मेरे मेथड से नहीं हो रही एंड यू हैव टू एक्नॉलेज इट, क्योंकि हम रिसर्च में नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो द कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स कि भाई कोई भी मेथड विल नॉट बी 100%, ओके राइट। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट कि ये चीज़ मैंने सॉल्व की और ये चीज़ मैंने सॉल्व नहीं की है, दैट इज़ लेफ्ट फॉर फ्यूचर वर्क। इससे ये होगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी तो मोटिवेशन मिलेगी कि उनको क्या करना चाहिए। ओके ठीक है, तो कॉर्नर केसेस तो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ये चीज़ मैंने अस्यूम की है, ये चीज़ मुझसे नहीं हुई थी सॉल्व, मैंने ट्राई किया, दैट यू कैन ऑलवेज मेंशन। बट इट्स अबाउट द आप अगर क्लेम कर रहे हो कि भाई मेरा जो मेथड है, जैसे मेरे रोबोटिक्स वाला केस था, मैंने बोला था कि आप इन्वायरमेंट से मतलब आपके पास भले ही विजुअल डिफरेंसेस हो तो मेरा मेथड चल जाएगा। तो उसके लिए मुझे प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है कि पहले तो जो टॉय इन्वायरमेंट से मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने बात की थी, एक टॉय इन्वायरमेंट था छोटा सा, उससे मैंने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने रेंडमाइजेशन डाल दी कि मैं ऑब्जेक्ट्स चेंज कर रहा हूँ, और उस पर मैंने दिखा दिया कि भाई इस टॉय इन्वायरमेंट पे भी पुरानी एग्जिस्टिंग बेसलाइंस फेल होती हैं, ठीक है। और फिर मैंने अपना दिखा दिया कि भाई मेरा मेथड चलता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर आपको ढूंढनी है डिफरेंट, जैसे रोबोटिक्स की केस में मुझे डिफरेंट टास्क ढूंढनी थी, 4-5 टास्क ढूंढनी थी जिन पे मैं ये पूरा पाइपलाइन कर सकूं कि मैंने
ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशंस कलेक्ट की, फिर मैंने उसको सॉल्व किया सिमुलेशन में, फिर मैंने उसको रियल रोबोट पे भी चलाया। तो अब ये भी एक फेज़ था, ये भी एक मतलब मेरे मेथड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली शो करना चाह रहा हूँ कि भाई you can use this method to train a real robot, and that basically elevates my work, right? Because it makes it practical. Right, it makes it practical, definitely. Yeah. So इस तरह की चीज़ें डिसाइड करना कि कौन सी टास्क होंगी, कौन सी ऐसी चैलेंजिंग टास्क है, जैसे देयर वाज वन टास्क जिसमें आपको 3D रीजनिंग भी करनी थी। सो आई इवन शोड के जस्ट विद द 2D मेथड आई कैन सॉल्व टास्क दैट आर डूइंग 3D मोशन, right? And that was also a selling point for me. उसके अलावा you also have to do ablation studies where you show कि आपने जो चीज़ें प्रपोज की हैं ना that are actually useful, तो आप उसका बहुत स्टैंडर्ड वे होता है कि आप बेसिकली अपना मेथड उठाते हो और एक एक करके आप उसको स्ट्रिप डाउन करते हो, उसमें से कंपोनेंट्स निकालते हो और आप शो करते हो कि यार इस कंपोनेंट की इतनी वैल्यू थी, इस कंपोनेंट की इतनी वैल्यू थी, एंड सो ऑन। और सिमिलरली फिर जब आप कंप्यूटर विजन वगैरह के डोमेन में काम करते हो तो फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आप अपना मेथड लगा सकते हो। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि कौन सी एप्लीकेशंस होंगी जहाँ पे आपका मेथड शाइन करेगा, एंड देन यू हैव टू बेसिकली डिज़ाइन दोज एक्सपेरिमेंट्स, फाइंड द डेटा सेट्स, एंड देन यू हैव टू डू दोज एक्सपेरिमेंट्स। जैसे हमारे केस में जो हमारा रेट्रोकॉजल में जो हमारा पहला पेपर था, उसमें हमने मेथड तो डेवलप कर लिया था, शायद आई गेस फैब में किया था, सबमिट हमने जून में किया। 4 महीने हम लोग यही कर रहे थे कि 4 डेटा सेट्स हमने लिए, 4 डेटा सेट्स पर चलाया, फिर हमें पैरामीटर्स वगैरह भी ट्यून करने पड़े, फिर बेसलाइंस भी हमें सोचनी पड़ी और चलानी पड़ी, जिनसे हम शो कर सकेंगे यार दिस मेथड इज़ एक्चुअली यूजफुल, बेटर देन द बेसलाइंस। फिर हमने डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे फ्रेम रिट्रीवल की एप्लीकेशन पे रिजल्ट्स दिखाए, हमने एक्शन सेगमेंटेशन पे रिजल्ट्स दिखाए, हमने फिर उसका जो क्या बोलते हैं विजुअलाइजेशंस दिखाई कि कैसे हमारा मेथड एम्बेडिंग स्पेस में कैसे दिखता है। तो वो सारी चीज़ें करने में 3 महीने लग गए, और मेथड एक्चुअली सोचने में, बनाने में, शो करने में शायद 2 महीने लगे। Great, यार। I mean, that is a lot of work. That is a lot of work. और it's like जब आप रिसर्च के बारे में सोचते हो तो आप यही फर्स्ट वाला पार्ट तो तकरीबन सबको पता है कि कोई प्रॉब्लम उठाएंगे, उस पर सोल्यूशन सोचेंगे। लेकिन जो एक्चुअली एवरेज पेपर्स और अच्छे पेपर्स में जो डिफरेंस होता है ना, see that, yeah. वो यही होता है कि आपने हैव यू इवन प्रूव्ड वेदर योर सोल्यूशन इज अ वायबल सोल्यूशन। That's important, यार। I loved this segment. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एटलीस्ट। I don't know. अच्छा, इसमें एक और सेगवे ये है कि Go ahead. आई थिंक जो मैं बात बोल रहा था ना कि फेलियर से नहीं भागो, तो उसमें एक और पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपने कोई चीज़ ट्राई की और वो चल के ही नहीं दे रही, एंड यू नॉट एबल टू फिगर आउट। ठीक है कि मतलब वो कम्युनिटी में ऑब्वियस था, शायद आप जब पढ़ रहे थे कि यार ये चलना चाहिए, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि यू जस्ट गिव अप ऑन इट। इवन योर फेलियर यू कैन काइंड ऑफ रीब्रांड इट एंड से भाई देखो ये चीज़ें काम नहीं करती। दैट इज़ ऑल्सो पेपर। और हम मतलब स्टार्टिंग आउट हमारे लिए ऐसा सोचना बहुत मुश्किल होता था, लाइक कोई चीज़ नहीं चलती थी तो हम बोलते थे यार मतलब हम लोग को आता ही नहीं है। जबकि यही चीज़ जब मेरी लैब में हुई, एक स्टूडेंट कर रहा था, उससे हो ही नहीं रहा था 2-3 महीने, तो मैं यही सोच रहा था कि यार इसको आता ही नहीं है। फिर मेरा प्रोफेसर बोलता है कि चलो लेट्स जस्ट रीब्रांड इट। हमने ट्राई किया, नहीं चला, लेट्स जस्ट एनालाइज इट, लेट्स सी व्हाट्स द रीज़न, लेट्स जस्ट पब्लिश इट। So every data is useful. Every data is useful. You just need to understand. You just need to understand कि एक हुआ क्या है. And you need to sort of have that confidence in your work कि भाई अगर ये चीज़ मुझसे नहीं हुई ना तो शायद ये हो ही नहीं सकती। Okay. और फिर you need to have those communication skills, those writing skills of actually being able to communicate that in a way that it makes sense. It can't be just मैंने चला है वो नहीं चला. So do you want to talk more about writing skills? Because अगर अब वो वाला चीज़ complete हो गई है and now you
are now coming towards now like pushing out an actual paper that did not exist before. तो उसका क्या process है? What are the do's and don'ts? उसका writing is like a very tough subject to talk about. तो मतलब मेरा I wouldn't say कि मैं इतना qualified हूँ कि मैं कोई tutorial दे सकूँ कि भाई पेपर कैसे. I mean, not even a tutorial. You can just give a conversation about how your experience has been. हाँ Yeah. लेकिन I feel कि जो सबसे important चीज़ है ना कि research में you have to be honest. You have to give credit where credit is due. Yeah. जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते तो हमें लगता था कि यार अगर हमने किसी और पेपर से कोई चीज़ ली है तो वो लिखना सही है या नहीं है. मतलब हम उसको कैसे लिखें कि भाई हमने इनकी टेक्निक फॉलो की है. उसके बाद जब काम करते गए ना वी रियलाइज़ कि भाई इट इज़ टोटली अ फाइन थिंग टू डू. अगर आपने किसी पेपर से कोई चीज़ इंस्पायर्ड है या किसी पेपर को आपने डायरेक्टली फॉलो किया है, जस्ट राइट इट आउट लाउड कि वी फॉलो दीज गाइस. इसमें आपको कम्युनिटी भी पनिश नहीं करने वाली क्योंकि कम्युनिटी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि रिसर्च ऐसे ही होती है. Yeah. तो पहली चीज़ तो ये है कि गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू. और दूसरा योर फोकस शुड बी ऑन द इंट्रोडक्शन. जैसे जितेंद्र मलिक बोलते हैं कि मैं टाइटल और इंट्रोडक्शन से बता सकता हूँ कि ये पेपर एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, इफ वर्दी और नॉट. Okay. तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर. और इंट्रोडक्शन में आपको एक स्टोरी बतानी है. स्टोरी ये बतानी है कि ये प्रॉब्लम हमने देखी थी, इसको लिटरेचर में ऐसे अप्रोच किया गया था, लेकिन अभी तक ये लिमिटेशन एक स्पेसिफिक लिमिटेशन लिटरेचर में रही है. वो हम लोग एड्रेस करने वाले हैं इस पेपर में. एंड हाउ वी एड्रेस इट वो आप अपना 2 पैराग्राफ्स में बताओ. एंड ट्राई टू फोकस ऑन द टेक अवे दैट द रीडर हैज़ कि ठीक है इन्होंने क्या गेन क्या चीज़ बेसिकली अचीव की है. ट्राई टू फोकस ऑन दैट एंड ट्राई टू बेसिकली don't go too technical in the introduction. Try to just give out a message कि भाई ये प्रॉब्लम थी और इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है. और एंड में आप हमेशा बताते हो कि ये हम लोगों ने ही हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस कि दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड इन दिस ड्राफ्ट. और दूसरा जो एक अगेन एवरेज पेपर और अच्छे पेपर में एक डिफरेंस ये भी होता है कि वो लोग अपनी फिगर्स बहुत अच्छी बनाते हैं. Because this especially vision conferences में कॉन्सेप्ट होता है टीज़र इमेजेस का. और मुझे याद है कि जब मैं पेपर लिख रहा था ये UCST वाला, तो मेरे प्रोफेसर ने बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया. उसने बैठ के लास्ट 2 घंटे तक उसने बैठ से टीज़र इमेज पे मुझसे काम करवाया कि नहीं इसमें ये गलती है वो गलती है. बिकॉज उसको ये आइडिया था कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाला है ना रिव्यूअर, वो देखने वाला है टीज़र इमेज. What is a teaser image? Teaser image is basically an image, a visualization, Okay. where you kind of show your method. Okay. You show off your method, and it is basically either on your first page, abstract से जैसे हमने ये किया था, हमने abstract से ऊपर रखी हुई थी. वो abstract के भी ऊपर. एब्स्ट्रैक्ट के भी ऊपर रखी हुई थी. और हमारी जो टीज़र इमेज थी वो ये थी कि आप एक जगह ह्यूमन दिखा रहे हो, ह्यूमन टास्क कर रहा है, फिर आप सिमुलेशन इन्वायरमेंट दिखा रहे हो, सेम टास्क कर रहा है, और फिर आप दिखा रहे हो तीसरा जो एक्चुअल रोबोट में वो टास्क रोबोट कर रहा है. हाँ, तो हम लोग बेसिकली इलस्ट्रेट कर रहे थे कि देखो हम ह्यूमन वीडियो से एक्चुअल रोबोट तक जाते हैं कि वो सेम टास्क सॉल्व करता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सुपरविजन. So is it like to give a visceral conception कि वो ऐसे पता चल जाए हाँ, exactly हाँ, जो है ना हाँ, क्या. एग्जैक्टली 2 सेकंड में पता चलना चाहिए कि आपका पेपर क्या कर. Yeah, that's important. हाँ नहीं फिर तो it's important. नहीं फिर तो एक्चुअली important. Great यार. नहीं यार, this is यार actually very interesting. अगर हम लाइक यूनिवर्सिटी के एरिया में ही थोड़ा सा वो चेंज कर रहा हूँ टॉपिक, ताकि वो मुझे पता है क्योंकि फिर ये वाली बात आएगी ज़रूर कहीं ना कहीं से ना कि ये भी तो पूछना था, पढ़ना हमारी तो हेल्प ही नहीं हुई.
खैर तो वो ये इसलिए कि अब ये यूनिवर्सिटी के एरिया में इस डोमेन के अंदर ये रिसर्च करने के लिए या इसके काबिल बनने के लिए हार्ड हार्ड स्किल्स रोड मैप दे दो, आज कहानी ख़त्म करो, इससे पहले लिंक्डइन पे मैसेजेस आए हैं और बोले सतीश भाई मुझे भी यही करना है, मैं क्या करूँ. roadmap for Yeah. someone who's like a sophomore. फॉर एनी वन हु इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. अब उसको पढ़ना होगा तो वो कहीं भी पढ़ ले. तो तुम वो कोर्सेज कराने चाह रहे होगे ना कि तुम ये बेयर मिनिमम देखना चाह रहे हो कि ये कोर्सेज उसने किए हो, वो बता दो खुद ही. देखो कोर्सेज आई थिंक लीनियर अलजेब्रा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. कैलकुलस पता होना चाहिए. ठीक है. मैथ के बिना आई डोंट थिंक आपको इस फील्ड में घुसना चाहिए. बस सही, आधी हम चली गई, अब बताओ. और ठीक है. और दूसरा आई थिंक इंटरेस्ट भी होना चाहिए टुवर्ड्स मैथमेटिक्स. आई फील अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, मे बी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको रिसर्च करनी है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इक्वेशंस. बेसिकली आपको इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत टुवर्ड्स हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैथमेटिक्स लिखते कैसे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है. और उसके बाद रीडिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए. रीडर आपको बनना पड़ेगा. आई फील कि आपको रिसर्चर बनना है तो सबसे पहले आपको रीडर बनना पड़ेगा. ठीक है. और फिर ऑफ कोर्स आपको राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करनी है. राइटिंग स्किल्स पे इनिशियली लाइक अर्ली ऑन, जितना अर्ली ऑन आप फोकस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज द मोर टाइम यू स्पेंड विथ इट द बेटर यू आर गोइंग टू गेट, राइट. तो ये हो गई, ये बेसिक्स हो गई. सो ये हो गई कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, द फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इक्वेशंस, और क्या, राइटिंग एंड रीडिंग. ओके. और क्या. उसके बाद फिर आपको अगर बेसिकली एआई में घुसना है तो यू कैन स्टार्ट विथ डीप लर्निंग डॉट ए आई. एलैबोरेट. डीप लर्निंग डॉट ए आई बेसिकली कोर्स है एंड्रू ऑंग का. तो दैट आई थिंक गिव्स यू ब्रेथ. ठीक है. ओके. कि आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे. आपको पता चलेगा न्यूरल नेटवर्क क्या होता है. आपको पता चल जाएगा ड्रॉप आउट क्या होता है एंड ऑल दैट यू गेट राइट. जार्गन समझ आ गया. ठीक है. उसके बाद आई थिंक उसके बाद आपको बैक प्रॉप पढ़नी चाहिए. व्हाट इज दैट? बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम. दैट इज काइंड ऑफ द फंडामेंटल एल्गोरिथम जिस पे डीप लर्निंग चलती है. ठीक है. कि आप किस तरह से आप बेसिकली आप ट्रेन किस उस पे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो. बैक प्रोपगेशन इज द एल्गोरिथम बिहाइंड इट, राइट. तो आई थिंक यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट. ओके. जितने भी मैं लोग को जानता हूँ ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पे उन्होंने वो बैक प्रॉप की इक्वेशंस खोल के लिख के देखी हुई हैं. एंड आई थिंक उससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है कि न्यूरल नेटवर्क्स करते क्या है. यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज के ये काम जो है वो किस तरीके से रहा है. हाँ, एक न्यूरल नेटवर्क. हाँ. तो हमने तो जैसे स्टार्ट किया था, हमने एक्चुअली 2 लेयर का न्यूरल नेटवर्क उठा के हमने उसकी इक्वेशंस लिखी थी कि किस तरह से, और हमने उसका वो होता है ना कि एक स्टेप भी करके देखा था कि किस तरह से ग्रेडियंट्स अपडेट हो रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ अभी तो बहुत ज़्यादा उस पर काम हुआ है और बहुत ज़्यादा आपको खुद से वो विजुलाइज करके दिखा देते हैं. हमने तो पेन पेपर पे उठा के कर लिया था. तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है. उसके बाद फिर यू नीड टू गेट इनटू बिल्डिंग समथिंग. ओके. एनी लाइक टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड? प्रोग्रामिंग तो ऑफ कोर्स पाइथन आपको आनी चाहिए. हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल्स तो आप में होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन डेव स्किल्स ज़रूरी नहीं है. मतलब वेब वगैरह नहीं, मतलब इट्स अ प्लस पॉइंट, लेकिन दैट इज़ अप टू यू. फिर आपको ऑफ कोर्स इस वक्त PyTorch you need to learn. Okay. So you start with Python and then you move towards PyTorch if you want to do deep learning. So like so Python का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है. Like और अब तो like with time वो और बढ़ता ही जा रहा है. So can you like tone it down के for this किन जगहों पे या फिर किस हद तक है, किस लेवल की प्रैक्टिस ज़रूरी है Python की for this domain? I don't think इतना मतलब आपको पता होना चाहिए, बट मतलब ऐसा होना चाहिए कि बेसिक्स जो कंप्यूटर साइंस में आप सीखते हो, ठीक है,
बेसिक एप्लीकेशंस बना लेना, कैलकुलेटर बना लेना फॉर इंस्टेंस, ठीक है, वो स्किल्स। और फिर थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो पाइथन में किस तरह से होती है, इस तरह की चीज़ें। मतलब बहुत मैं बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस सोफमोर ईयर जूनियर ईयर तक ये चीज़ें आपको पता होती हैं, राइट। सो वही जो आपकी लॉजिकल प्रोग्रामिंग हो गई और आपके जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम हो गया, आपने वो उठा लिया उसको, हाँ, यू नो यू और नीड टू दूसरा इम्प्लीमेंट कौन सा। पाइथन का ये है कि आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स उठा के कर लोगे तो आई थिंक आप पाइथन सीख ही जाओगे, ऐसा ही है। ठीक है। वो आप अच्छे आइडियाज सोच के उनको इम्प्लीमेंट करो पाइथन में, दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, पाइटॉर्च की बात करें तो तुम, सो आई थिंक यू वुड एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ पाइथन बेटर उस जगह पे, इस डोमेन के लिए। हाँ, आई थिंक पाइटॉर्च अभी रिसर्च के लिए पाइटॉर्च इज़ यूज्ड, टेंसरफ्लो इज़ नॉट यूज्ड एज मच। तो पाइटॉर्च यू कैन फोकस ऑन, ठीक है। और पाइटॉर्च में यू कैन स्टार्ट विद जस्ट बिल्डिंग अ बेसिक CNN, राइट। और उसके लिए भी आई थिंक deeplearning.ai में आपको मिल जाता है कंटेंट। ओके, दूसरा CS2311, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कोर्स दैट एवरीवन स्टार्टिंग आउट शुड टेक। और उसके असाइनमेंट्स आपको करने चाहिए। या CS2311 का कोई अल्टरनेटिव है? नहीं, मैं सिर्फ फॉर रिसर्च पर्पसेस पूछ आई थिंक मैं सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि CS2311 अपने FIB वाले टाइम पे मैंने भी स्टार्ट किया था, बट वो तो ऐसा ऊपर से जाता है। बट लाइक वो खैर तुम बोलोगे कि ठीक है मेरे ऊपर से तो नहीं गया था, नो बाद में, लेकिन तब भी अगर तो अगर लाइक जस्ट फॉर द सेक कि यार अगर कोई तब मैंने बोला कि पहले आप deeplearning.ai से हाँ नहीं, वो तो मुझे गलती समझ आ गई थी। deeplearning.ai ज़्यादा इजी है वहाँ पे। वो बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता है यार, ये तो है। हाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे आप कुछ सीखोगे नहीं, आप बहुत कुछ सीखोगे। इवन अभी भी मैं जब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाता हूँ तो मैं उसकी कोई ना कोई वीडियो देख के चला जाता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से एक्सप्लेन करता है ना, सामने वाले को समझ में आने लग जाती है। भले सामने वाले को समझ नहीं आ रही वो क्या रहा है, हाँ, लेकिन वो उसको लगता है कि हाँ यार परसेप्शन ही आता है कि वो बोल ऐसे रहे कि लगता है कि आता है। हाँ। और वो कोर्स आपकी ब्रेथ बहुत अच्छे से कवर करवाता है, आपको सारी मतलब जार्गन्स पता चल जाएंगे। फिर यू कैन गो इनटू लाइक CS2311। आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन का एस्पेक्ट एक हद तक CS2311 अच्छे से करता है, कि आप बेसिक्स आप सीख जाते हो पाइटॉर्च के। उसके बाद यू नीड टू गो बियॉन्ड। अब बियॉन्ड का इशू ये है कि इस फील्ड में हर चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज होती है। तो अब मैं 2023 में हूँ, आजकल ट्रांसफॉर्मर्स चल रहे हैं, आजकल GPT टाइप आर्किटेक्चर चल रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन चल रही है। तो अभी मैं बोलूँगा कि आप स्टेबल डिफ्यूजन की तरफ जाओ तो हो सकता है 2 साल बाद इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट। तो उसके लिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फील्ड। आई थिंक एक AI पॉडकास्ट करके होते हैं, डेफिनेटली होते होंगे, और एक मतलब हाँ ठीक है, ये मैं नाम भूल रहा हूँ, MIT के कोई प्रोफेसर करवाते हैं AI पॉडकास्ट। तो इतना बहुत है, जो जिनको करना होगा वो पहुंच जाएंगे इसी में। और उनका आई थिंक एक कोर्स भी है, MIT का भी एक कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग करके। ओके, तो इस तरह के कोर्सेज, क्योंकि CS2311 तो थोड़ा काइंड ऑफ पुराना कोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपडेटेड हो, ठीक है। और deeplearning.ai भी ऑफ कोर्स पुराने हैं थोड़े। तो इस तरह के आप न्यूअर वर्जन्स 2020 मतलब जिस भी ईयर में आप हो उस ईयर का आप कंटेंट उठा के देखो कि भाई कौन सी चीज़ पे आजकल लोग बात करते हैं। या तो आप CVPR की रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल सुन लो कि कौन सी चीज़ पे लोग बात कर रहे हैं ना, दैट गिव्स यू कि भाई आजकल क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है यू स्टार्ट के, ठीक है, मैं इसका कोड बेस उठाऊँगा, मैं पढ़ूँगा कि भाई इसके कोड बेस में क्या हो रहा है। और फिर यू कैन गो इनटू इम्प्लीमेंटेशन कि आप कोई पेपर उठा के आप इम्प्लीमेंट कर लो। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि अगर आपको रिसर्च में जाना है तो यू हैव टू री इम्प्लीमेंट पेपर्स।
तो दैट वुड बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि आप कोई पेपर उठा के री इम्प्लीमेंट करो। और आजकल मतलब इतने अच्छे अच्छे डेमोज होते हैं लोगों के, तो आई थिंक इंस्पिरेशन तो वहीं से आ जाती है कि ऐसी चीज़ मैं खुद से लिखूं। तो जस्ट स्टार्ट विद समथिंग दैट इंस्पायर्स यू और उसको री इम्प्लीमेंट करो। और आई थिंक बैचलर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये सारी चीज़ें करने का। डेफिनेटली। तो मतलब don't just keep not doing the breath element, don't just keep reading things or watching things, स्टार्ट डूइंग थिंग्स। start doing things. जितना आप कोड से कम भागोगे उतना it would be easier for you, और उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर you need to start reading papers as well. और उसके लिए आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक फोकस की तरफ आएंगे, यार ये चीज़, इस चीज़ के बारे में मुझे पढ़ना है। जैसे मैंने बोला ना कि आप कोई CVPR का ट्यूटोरियल देख लिया आपने, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आप उस डोमेन के रिलेटेड पेपर्स पढ़ लो। क्योंकि आप जब रैंडमली पेपर्स पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्पेशली आज अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई है फील्ड, तो इन्फ्लक्स ऑफ नॉलेज तो वैसे ही इतना आएंगे। हाँ। तो और आप जब रैंडमली पढ़ते हो तो प्रोग्रेस भी नहीं फील होती ना। जब आप कोई, जैसे आप बोलो आज के मुझे स्टेबल डिफ्यूजन सीखनी है, तो आप स्टेबल डिफ्यूजन के 7-8 पेपर्स पढ़ लो जो रीसेंट है, या आप यू स्टार्ट विद लाइक द फंडामेंटल पेपर, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स का फंडामेंटल पेपर है, आप वो पढ़ो, उससे स्टार्ट करो, एंड देन यू go on towards whatever, if you want to go towards stable diffusion or if you want to go towards ChatGPT, you will find a lot of papers that are in like from transformers towards ChatGPT। बहुत सारे papers बीच में आए जो कि that build towards it। तो वो चीज़ जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि रिसर्च में प्रोग्रेस कैसे होती है। कैसे यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेरी बेसिक है, यार एक ट्रांसफार्मर ब्लॉक होगा, टू समथिंग वेयर आपने उसको इतना ज़्यादा स्केल कर दिया कि कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। और आई थिंक जो तुमने पहले भी बात की थी ना कि टू अंडरस्टैंड कि किन किन चीज़ों पे बात हो रही है, लाइक इफ़ यू टेक एनी पॉडकास्ट और एनी पॉडकास्ट इन द डोमेन ऑफ AI, तो ये बात हो रही होगी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और कहाँ पे काम अब होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे यू पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि यार अगर जहाँ पे अभी भीड़ कम है वहाँ अगर मैं उसके डोमेन से कुछ स्टार्ट करके उसकी रेटिंग स्टार्ट कर दूँ कि माइट बी एबल टू पोटेंशियली फाइंड मोर इम्पैक्ट देयर मे बी। या आई थिंक दोनों चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, बिकॉज लेट्स से अगर न्यूरल नेटवर्क्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बैठता तो मैं 5-6 साल तो नहीं स्पेंड कर पाता उसके। तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग हो, आपको वो चीज़ें करने में मज़ा आए। जैसे वो आंद्रेज करपाथी होते हैं, CS231N उन्होंने स्टार्ट किया था बेसिकली। तो वो आजकल ना डेमोज डाल रहे होते हैं, मतलब वो ट्विटर पे फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें बनाते हैं और ट्विटर पे डालते हैं कि ये मैंने बनाया है। तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है, कोई काम नहीं है? तो बोलता है ये फील्ड है ही इतनी इंस्पायरिंग ना मेरे लिए कि मुझे मज़ा आता है कि मैं एक्चुअली फ्रॉम स्क्रैच ये चीज़ करके देख, उसको काम नहीं लगता हुआ है। हाँ, कि वो बोलता है कि एक मैग से मतलब ये क्रिएटिव इमेजेस बन के निकल, आर्टिस्टिक इमेजेस बन के निकल रही हैं, तो दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? उसके लिए वो चीज़ इंस्पायरिंग है, तभी उसको कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए वो करने के लिए। वो इस फील्ड में इसलिए नहीं आया था कि लोग नहीं है, वो इस फील्ड में इसलिए आया था कि इसको मज़ा आ रहा था, इसको मज़ा आ रहा था। दैट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट पॉइंट कि जो चीज़ इंस्पायर करे अगर आप वो करने लगो तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना बूस्ट दे देगा। और इसमें एक और चीज़ ये है कि कोई भी डोमेन है ना, उसमें आपको टाइम स्पेंड करना है। इट डजंट मैटर कि आप अलाइन वे में कर रहे हो, अनअलाइन वे में कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्पेंड आई थिंक 10,000 आवर्स का रूल होता है टू बी गुड एट इट, राइट? तो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, लाइक बिफोर ओवर एनालाइजिंग के यार मैंने ये चीज़ कर ली तो शायद ये मेरे लिए फ़ायदा नहीं होगा। आई थिंक अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया में रह के काम करते हो, नथिंग गोज़ टू वेस्ट। आप कुछ ना कुछ आप गेन कर रहे होंगे उस चीज़ से। जस्ट ट्राई टू स्पेंड, इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवरली एनालिटिकल,
just try to spend as much time as you can on learning things. आई एग्री. और अगर अब हम इस डोमेन की रिक्रूटमेंट की बात करें, so what do you think, what are the things that work, what are the things that will never work, what are the things that work, like you can like hit it out of the box, उस तरीके से काम करें. Recruitment in the sense, Recruitment sense to getting hired in a job or as an AI researcher maybe. एज एन AI researcher तो आपको पेपर्स चाहिए होंगे, Published. publications. Basically I think research में quantity is a metric. Okay. तो सिर्फ आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत कुछ आता है and that is enough. You need to basically have a proven track record. और स्पेशली अभी क्योंकि AI रिसर्च इतना वो हो गई है ना, क्राउडेड फील हो गई है कि आपको पीछे से कुछ ना कुछ करके आना पड़ेगा to get into any job that is basically looking at you as an actual researcher. So how you think that even if you're just starting out professionally, their academic record would be such that they should get hired? I mean, they should they have something credible to show, like a publication while they were studying or pursuing the bachelor's? I think पाकिस्तान की स्पेस में थोड़ा सा आपको फ्रीडम काइंड ऑफ मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना रिसर्च का यहाँ पे कल्चर नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते प्रायर रिसर्च करके. तो यू कैन फाइंड जॉब्स यहाँ पे विद इन दिस इंडस्ट्री जो कि आपको शायद आपको ज़्यादा सब्सटेंशियल रिसर्च ना की हुई हो फिर भी आपको मिल जाए. बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर बात करूँ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके. लेकिन अगर हाँ मैं विद इन यहाँ की इंडस्ट्री की बात करूँ तो आई थिंक इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपके पास फील्ड की नॉलेज हो और आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अक्सर लाइक जार्गन वर्ड्स तो सब बोल देते हैं, लेकिन जब आप पूछने जाओ ना लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि MSc लॉस और क्रॉस एंट्रोपी लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल चीज़ें हैं. और आई थिंक इवन मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने वेमो के लिए इंटरव्यू दिया, ज़िलो के लिए इंटरव्यू दिया, टिकटॉक के लिए इंटरव्यू दिया. दे डू नॉट आस्क यू लाइक रॉकेट साइंस, दे आस्क यू द बेसिक्स. एंड द रीज़न इज़ कि बेसिक्स अभी भी बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं. तो बेसिक्स और उसकी अंडरलाइंग मैथमेटिक्स ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले. Can you explain a little bit on how your interview was at TikTok? इंटरव्यू एट टिकटॉक, मेरा इंटरव्यू बेसिकली था इंटर्नशिप के टाइम पे. खैर है, उसका भी चलेगा. हाँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट ये सिनेरियो ऐसा था कि you gave an interview for internship और internship के बाद तक you had proven yourself enough कि they offered you. बेसिक तो मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए थे, ठीक है, और दोनों इंटरव्यूज़ का फॉर्मेट सिमिलर था. 20 मिनट्स आपका रेज्यूमे पे बात होगी, 20 मिनट्स बात होगी, एक बेसिकली एक कोडिंग इंटरव्यू हुआ, ठीक है. 40 मिनट्स 2 इंटरव्यूज़, ठीक है. तो पहले कोडिंग इंटरव्यू की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट कोडिंग इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आप वो करते हो ना, आप पूलिंग करते हो बेसिकली. लाइक आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस आते हैं, फिर आपको सिलेक्ट करना होता है. RMS सेपरेशन बोलते हैं उसको. ओके, बोलते होंगे. तो बेसिकली इट्स एन एल्गोरिथम दैट इज नोन, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आप हमेशा ही लगाते हो. और आई गेस जिस बंदे ने सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को एज इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन समथिंग करके किया होगा उसको नहीं पता होगी, लेकिन जिसने एक्चुअली जाके पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो उसको एल्गोरिथम का आइडिया होगा. तो और इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम. तो
मुझे जो मेरे इंटरव्यू थे उन्होंने यही बोला था कि जस्ट राइट समथिंग इन नंपाई एंड जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि सही नहीं है वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन कर देना कि तुम क्या करना चाह रहे थे। खैर मुझे तो अंदाज़ा था कि मैंने पूरा कोड ही नंपाई में लिख दिया, मैंने टॉर्च में नहीं लिखा, नंपाई में लिख दिया था पूरा। और आई थिंक उसमें फोकस यही था कि क्या आपको अंडरलाइंग एल्गोरिथम पता है कि किस तरह से हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स एंड वेदर यू आर एबल टू कोड इट टू सम एक्सटेंट। दूसरा जो कोडिंग इंटरव्यू था आई थिंक वो आपको पता होगा, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। हाँ थोड़ा सीवी पड़ी थी। हाँ पढ़ी थी तो हाँ उसमें बस ये था कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसी तरह के इंटरव्यूज मोस्टली होते हैं कि आप जैसे के मीन्स हो गया, के मीन्स आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। के एन इम्प्लीमेंट कर लो। हाँ ये बेसिकली हाँ ये अब ये पता है। हाँ ठीक है। तो अब ये तुमने बोला कि 40 मिनट्स का इंटरव्यू होता था और 2 इंटरव्यूज ऐसे 20 मिनट के कोडिंग चैलेंजेस, 20 मिनट के दोनों 20 दोनों मिनट का टेक्निकल बेसिकली डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन। तो अच्छा, तो जब पहला इंटरव्यू आया और तुमने कहा था कि रेज्यूमे पे डिस्कशन हो रहा है, हाँ तो 20 मिनट क्या बात कर रहे हैं इसमें? तो उसमें सिर्फ रेज्यूमे नहीं होता, मतलब कैन जस्ट टेक इट इनटू अ टेक्निकल डिस्कशन। ओके हाँ ना, मेक सेंस। तो मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया था एक इंटरव्यू में मैंने स्टार्ट किया था कि मैं आजकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा हूँ। तो उनको काइंड ऑफ एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया। उन्होंने बोला अच्छा रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हो तो मुझे इक्वेशन लिख के बताओ कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम क्या मैक्सिमाइज करते हैं। तो वो मैंने लिख दी। उसके बाद फिर वो पूछने लग गया कि अच्छा कौन सा एल्गोरिथम तुम यूज़ कर रहे हो आजकल। तो मैंने बोला सॉफ्ट क्रिटिक यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर वो सॉफ्ट क्रिटिक की डिटेल्स पूछने लग गए कि क्या उसमें क्रिटिक क्या करता है, एक्टर क्या करता है। उसका उन्होंने बोला कि थोड़ा मुझे सूडो कोड टाइप लिख के बताओ कि क्या एल्गोरिथम होता है। तो अगेन वो भी वही चेक कर रहे थे कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सॉफ्ट क्रिटिक कर रहा हूँ, उसकी डेप्थ भी चेक करता उसकी डेप्थ भी है मेरे पास या नहीं है, या मुझे सिर्फ पता है कि सॉफ्ट क्रिटिक कुछ होता है के बोलना क्या है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ अच्छा मेरे केस में ये था कि प्रायर एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे पास था, तो हर इंटरव्यूअर मेरे केस में उसी रिलेटेड बात करता था। और कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई ऐसे टॉपिक में आप टच कर रहे हो जिसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें सिर्फ मेरे रेज्यूमे में थी ना कवर करने के लिए। कभी वो पूछते अच्छा तुमने केएल डाइवर्जेंस पे काम किया है तो बताओ केएल डाइवर्जेंस क्या होती है। अच्छा तुमने क्लास इम्बैलेंस पे काम किया है तो तुमने किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ किया, ये गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स क्या होते हैं। फिर तुमने ग्राफ्स पे काम किया है तो बताओ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उनको वहाँ पे मिल जाती थी कि वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आउट ऑफ द ब्लू मेरे डोमेन से निकल के बात कर रहे हों वो। तो इसी वजह से आई फील कि एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देन इंटरव्यू ही आपसे कोई रैंडम चीज़ें ना उठा के पूछना ताकि उसको वो रूम ना मिले उसके लिए भी, क्योंकि आसानी है ना। हाँ एग्जैक्टली कि जो रेज्यूमे में है वो भी करे। इसी वजह से ये भी बोलते हैं कि दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ रेज्यूमे बिल्डिंग, कि जो सिर्फ बोंगी मारने के लिए जो है ना रेज्यूमे में कोई चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उस पर बात भी हो सकती है। फिर पता चल जाएगा कि अगर लिखा हुआ है तो इसके पीछे सब्सटेंस क्या है, लिखने के पीछे की वजह क्या थी। तो दैट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग एट दैट मोमेंट, कि अगर आपने सिर्फ लिखने की सेक के लिए लिख दिया और उस पर फिर बात शुरू हो गई एंड देन यू आर जस्ट सिटिंग देयर। Yeah, exactly. this is important. But like, how was the overall experience? So definitely you're working at TikTok, it's a big thing. तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद अभी परमानेंट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ से क्या डिफरेंस है? तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आई थिंक ये है कि जो स्केल है ना, स्केल इन द सेंस के मतलब मैं अभी बैठ के 100-150 A100 पावर ऑन कर सकता हूँ फॉर नो रीज़न। ठीक है, तो जो बंदा एक 1080 से स्टार्ट किया था उसके पास इतनी पावर होना, दैट वो उस चीज़ का फील अलग होता है। उसके बाद फिर जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं, मतलब
लाइक बिलियंस में डेटा पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो वो उस चीज़ की फील अलग है कि मतलब यू रियलाइज़ कि यार जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो मेजॉरिटी के पास उसका एक्सेस ही नहीं है, उनके लिए वो चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है ऑब्वियसली। तो दैट इज़ लाइक अ बिग आई वुड से एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा आप लोग भी आपको आप सराउंडिंग आपके लोग इतने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं सुबह 2 पेपर सबमिट करके आया हूँ 6 बजे उठ के और अब मैं काम करने आया हूँ। तो होता होगा। होता होगा। तो डेफिनेटली मतलब वो आप प्रिविलेज तो फील करते हो। मोस्ट और उसके अलावा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं क्योंकि इट्स अ बिग कंपनी तो उसके पर्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपको खाना मिल रहा है, खाना ही बड़ा फर्क है। यार इसका मेरे पास एक और एनेक्डोट है, मैं रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा। क्योंकि ये रियलिटी है, पता है यहाँ पे आई हैव सीन पीपल गेटिंग द वाव इफेक्ट फ्रॉम क्योंकि यार कंपनी में जो है वो फ्री ड्रिंक्स मिल जाती हैं, फ्री फ्रिज है, वो फ्रिज भरा रहता है, लंच अलाउंस मिल जाता है यार, तो बस यही जगह है। तो यार डेफिनेटली दिस इज बिग प्लस तो है, अच्छा तो लगता है। माहौल भी ऐसा होता है ना कि आप लोग 11 बजे आना स्टार्ट करते हैं, 11:30 बजे लंच होता है, फिर आप वापस आते हो 12-1 बजे, फिर आपका 5:30 बजे डिनर होता है। तो मतलब दैट इज अ पर्क, गुड पर्क है। और उसके अलावा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास जिम विद इन ऑफिस है, आपको पार्किंग का वो नहीं होता, पार्किंग मिल जाती है, पार्किंग फ्री होती है बेसिकली। उसके अलावा आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं किस टाइम काम करूँ। आई थिंक ये भी बड़ा फर्क है कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती। एज अ रिसर्चर मेरी तो बिल्कुल भी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती कि अगर मुझे 2 बजे भी घर वापस जाना है तो मैं जा सकता हूँ। मेरी अपने मैनेजर से वीकली बात होती है आधा घंटा, उसके बाद आई एम बेसिकली ऑन माई ओन, focused on outputs. focused on output. That is also a perk. Definitely a perk. Yeah, this is great insight कि like if someone is thriving to become better at what they do or even this domain, so they would realize कि नहीं यार at the end of the tunnel it is absolutely worth. It is absolutely worth. So what do you मतलब अगर हम like सिर्फ इसकी conclusion पे जाएं, so what is next for you? What do you feel like? Have you made it? Do you want to do something more? What do you want to do more? नहीं यार अभी तो 25 का हुआ हूँ अभी से। नहीं, you can still say कि you have made it and want to make more. नहीं रुकना थोड़ी है। I know you're not someone who's just going to settle कि हाँ यार ये हो गया, ये तो तुमने कभी करना, ये कभी क्या, अभी तो बिल्कुल नहीं। आई थिंक बहुत सारी ऐसी स्टेजेस रही हैं लाइफ में जिसमें आई फेल्ट कि यार जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही हो गया है। तो आई बीन वेरी लकी इन दैट सेंस। जिस तरह की मुझे मेंटोर्स मिले हैं, जिस तरह के मुझे दोस्त मिले हैं, हाँ जिस तरह का मुझे सपोर्ट मिला है, तो आई थिंक उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग। तो मेरे ख्याल से जब मैं फास्ट में इंटर हुआ था तो मेरा ये था कि यार ग्रेजुएट होने के बाद ऐसे 70,000 की जॉब लग गई तो गुड सीन होगा। तो उसके बाद इस लेवल पे पहुंचना कि मैं अभी सिलिकॉन वैली में हूँ। आई थिंक 2013 तक तो मुझे पता भी नहीं था कि सिलिकॉन वैली क्या होती है। तो दैट आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी है लाइफ में। उसमें से एक चीज़ तो आई थिंक क्योंकि अभी मैं टिकटॉक में हूँ, बड़ी कंपनीज़ में आप हर वक्त नहीं होते। तो जो स्केल आपको मिलता है बड़ी कंपनीज़ का दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड उस वजह से मतलब आई फील कि एट सम पॉइंट आई शुड बी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट।
क्योंकि मुझे लगता है इट हैज़ इम्पैक्ट, राइट? कि आप बोल सको कि कोई चीज़ जो मैंने लीड की है, कोई प्रोडक्ट जो मैंने लीड किया है, आज वो इतने सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू। अब वो अलग बात है कि जब आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हो तो आपको हर वक्त मौका नहीं मिलता कि आप उसको यूज़र तक पहुंचा पाओ। बट हाँ, ये एक ऑब्जेक्टिव है मेरा बड़ी कंपनी से कि जब तक मैं बड़ी कंपनीज में हूँ, आई डू समथिंग जो कि एंड यूज़र्स को जाके लगे, ताकि आई कुड से कि भाई मैंने इतने सारे लोगों को ये चीज़ डिलीवर की है। दैट इज़ वन चीज दैट आई इतने सारे लोगों को मोस्ट सर्टेनली टिकटॉक की यूजर बेस इज इनसेन एंड देन यू कैन जस्ट शो कि यार देखो ये जो तुम फीचर देख रहे हो ना। हाँ हाँ, और ज़रूरी नहीं है टिकटॉक, इट कुड बी एनी कंपनी डेफिनेटली राइट। मतलब इन द सिलिकॉन वो अलग बात है, सिलिकॉन वैली का वो शश का थोड़ा अलग है, लेकिन मोस्ट सर्टेनली हाँ तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है या कुछ, बट आई वांट टू बेसिकली हैव दैट रीच। आई वांट टू यूटिलाइज, मतलब जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो रिसोर्सेज मुझे आज मिल रहे हैं वो शायद फिर दोबारा ना मिले, राइट? या तो डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग दैट आई क्रिएट आउट ऑफ इट। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये रहा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आई फील इवन इन टर्म्स ऑफ माई रिसर्च, I'm now transitioning towards generative AI, और Great. अब तक मेरे पेपर्स रोबोटिक्स पे, वीडियो अंडरस्टैंडिंग पे थे। तो अब मैं इस फील्ड को, जनरेटिव एआई को ज़्यादा देखता हूँ कि यू नो दैट इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years. Okay. तो आई वांट टू हैव लाइक अ इम्पैक्ट पेपर इन दिस डोमेन that reaches maybe 500 citations or something like that. Yeah, for sure. Oh, I have no doubt. I have no doubt that you are going to most certainly achieve it, inshallah. Yeah. Basically, I'm trying to create realistic goals as well. ठीक है। और उसके अलावा आई थिंक दूसरी चीज़ ये भी है कि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव बैक। तो आप एक one way to do it is by helping people financially, by doing donations, charity. तो उस चीज़ पे भी मैं अब ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। लाइक एंड दिस इज़ ऑल्सो अ जनरल मैसेज कि हम सब किसी लेवल पर पहुँचते हैं, Most certainly. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम प्रिविलेज, राइट? Yeah. हम लोग बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, राइट? वी गेट मोर देन, अ लॉट मोर देन व्हाट वी डिज़र्व। So it's also important to give back. Yeah. And there is one more way to give back. Mentorship. Mentorship. Are you open to it? I'm definitely open to it. How can people reach out to you? LinkedIn. नाम ही बता दो पूरा। लोगों को पता होगा। मैंने को पता होगा नहीं, वो तो मैं भी लिखूंगा। I will definitely put your LinkedIn profile. So yeah, people, if someone, you know, मैं imagine नहीं कर पाता वैसे अभी। So I would say, I just say someone. I don't say the next Sanjay or the next Sateesh, क्योंकि मुझे वो दिखता ही नहीं है, अभी तक तो नहीं दिखा, because it's insane what you people have done. I mean all of you यार, मेरे पास अभी सिर्फ इस पॉडकास्ट पे ही 2 लोग हो गए हैं। सतीश हो गया, बहराम हो गया, संजय थोड़ा मिल नहीं पा रहा है, अभी भी वापस चला गया है, but yes, I am going to do it. So yeah, but what you particularly have achieved, and we do have some understanding of how hard you have worked for it, and you know how you deserve every single bit of it. Mashallah, it was your journey is something that people should look at and see what excellence looks like, and if they can follow it and go beyond it, if they can. If they can, sure. If you want to put it out there, you can. If you can go beyond the excellence of Sanjay and Sateesh and Behram Baloch, so be my guest. and eventually I would definitely want you to literally be my guest on the podcast as well. But yeah, Sateesh, this has been amazing. Thank you so much for doing it, and I would love to do it again someday, inshallah. Thank you for inviting me. My pleasure, man. It was a lot of fun. My pleasure. Thank you so much, yeah. That's wrap.